ठीक है। अब क्या करना कि जो ये चैप्टर है इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। एनसीईआरटी में क्या होता है कि पहले चैप्टर में ये सारा दे दिया, बाकी अदर राइटर्स में थोड़ा सा सेपरेट करके चैप्टर दिया गया है। तो अभी हमें समझना जो है चैप्टर का नाम जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक तो दिख ही रहा है ना, ये भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ तक दिखेगा। तो चैप्टर का नाम जो स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज है जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश के बारे में पढ़ना है, जिसे कहते हैं हम एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल तो आपने पढ़ा है, ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है भाई? हाई स्कूल तक क्षेत्रफल को हम अदिश राशि समझते थे, 11th में भी इवन क्षेत्रफल को अदिश राशि ही समझा गया, तो ये सदिश कैसे हो गया क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल सदिश राशि है। फिजिक्स में आपको 12th में ये मानना है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। जैसे आपने 11th वगैरह में या फिर हाई स्कूल वगैरह में या 9th वगैरह में जब क्षेत्रफल आपको निकालना होता था, तो मान लीजिए कि एक एक्सिस पहले मैं बना देता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस। मान लीजिए इसी में एक वर्ग ये बना है, वर्ग, इसकी सारी साइड ए है, ए है, ए है, मान लीजिए ये वर्ग बना, इसकी सारी साइड्स ए। क्लियर? तो इसका क्षेत्रफल जब आप पहले निकालते थे तो कहते थे भुजा का स्क्वायर, यही कहते थे, और कहते थे सर ए स्क्वायर आ जाएगा। मान लीजिए ये ए बी सी डी इसका नाम है। लेकिन आज आपको पढ़ना है कि जो ये क्षेत्रफल है जो वर्ग का, ये भुजा का स्क्वायर नहीं है, दो बगल की, समझ रहे हो नहीं, दो बगल की भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी ए बी बी सी, कोई भी दो बगल की भुजाएं ले लीजिए, उनका ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आज ये पढ़ना है। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। एक राशि भी आपको 11th में अगर आप पढ़े होंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर एक ही प्लेन में दो वेक्टर है, सपोज दैट आप 11th में पढ़े होंगे, तो मान लीजिए ये एक प्लेन है, एक प्लेन में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इनका अगर क्रॉस निकालते हो जैसे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी जो होता है एक सदिश राशि होता है। दोनों वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफल तथा, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है क्या? यस सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर साइड हो जाइए तो ठीक है। क्या है सर? सही अरे वहां से नहीं, तुम लोग जाओ, तुम मत बोलो, क्या पूरा डिस्टर्ब कर दे रहे हो वहां पे। बस तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? बस ये ध्यान दो, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे देखो ए बी, ये दो वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, जिसका क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपने पढ़ा था कि ए का परिमाण और बी का परिमाण, और दोनों बीच सदिशों के बीच का कोण अगर थीटा है तो साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर यन लग जाता था। जो यन है यूनिट वेक्टर, ये एक एकांक सदिश होता था जो दोनों सदिशों के लंबवत होता था। दोनों सदिशों के लंबवत यानी ये प्लेन के लंबवत, यानी दोनों सदिशों जिस प्लेन में ये दोनों सदिश हैं उसके लंबवत। लंबवत का मतलब ये है कि ये जो है इससे भी 90 डिग्री पीछे, जैसे ए क्रॉस बी इस प्लेन में है तो इनका जो मतलब ए और बी अगर इस प्लेन में है तो ए क्रॉस बी बिल्कुल इसके 90 इधर होगा या फिर पीछे हो सकता है। बस कैसे डायरेक्ट, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऐसे दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को ऐसे मोड़िए, अंगूठा जिधर दिखे उधर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। बी क्रॉस ए करोगे तो अंगुलियों को ऐसे मोड़िए, अंगूठा अंदर की तरफ, तो वो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अंदर बताएगा। तो देखो जो ये क्षेत्रफल है, दो लगातार ये दो बगल की भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि, अब देखो तो इसकी दिशा कहाँ होगी? जैसे ये प्लेन है, इसी में वर्ग है, तो इसकी दिशा या तो प्लेन के लंबवत होगी, या इधर या फिर अंदर की तरफ। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, क्या समझ रहे हो? ये अब क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i होते हैं, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j होता है, z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k होता है। ये आप थोड़ा सा 11th याद करिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश जिसका
यूज होता है दिशा बताने के लिए। जैसे ए क्रॉस बी करो, ए बी क्रॉस बी सी, तो ए बी क्रॉस बी सी, ए बी का परिमाण ए है, बी सी का परिमाण ए है, इंटू साइन थीटा, तो इनके बीच देखो वर्ग है तो कितने अंश का कोण बनेगा 90 डिग्री। और दिशा याद रखना, डायरेक्शन क्या होगा, मैं अभी परिमाण की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन या तो प्लेन के इधर या प्लेन के पीछे, यानी दोनों के लंबवत, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। देखो 3 एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे होते हैं कि ऐसे होते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, ये z मान लिया, समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे वर्ग अपना इस प्लेन में है तो एक जब एक क्रॉस बी करोगे इसका दिशा जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, चाहे इधर होगा चाहे माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। दिशा दिखाने के लिए जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के होता है, चाहे के लिख दीजिए चाहे पीछे माइनस के लिख दीजिए, दोनों डायरेक्शन में इसकी दिशा हो सकती है। तो अब क्या होगा, ए का गुणा होगा ए स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, खत्म हो गया, इंटू में 1 ए स्क्वायर। और दिशा लेना है तो अब भाई जेड एक्सिस जो इन दोनों के लंबवत होगा वो जेड एक्सिस होगी, जेड वाला प्लेन होगा, तो चाहे जेड प्लेन जो इसकी दिशा होगी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, या तो कि आप प्लस में लिख लीजिए या नेगेटिव जेड के अलॉन्ग यानी पीछे भी हो सकती है। भाई जो वेक्टर सदिश की दिशा होगी वो प्लेन की लंबवत होगी। जैसे ये बोर्ड है अपना, इसका एरिया निकालिए तो इसके क्षेत्रफल का जो दिशा होगी इसके लंबवत या तो बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें दिशा, चाहे यूनिट वेक्टर के लिखिए और इसी को ए स्क्वायर करके माइनस यूनिट वेक्टर के मतलब कि पीछे की तरफ भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो नहीं, इतनी चीजें क्लियर। मतलब क्षेत्रफल एक अदिश राशि नहीं है, 11th में हमें समझना है कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आपको क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे पढ़ना है कि क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये पढ़ना है हमें यहाँ पे 12th में, मतलब सदिश राशि है अपने यहाँ पे 12th में, यहाँ पे सदिश राशि। और जिसकी दिशा याद रखना, जिसकी दिशा पृष्ठ के, जो भी पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल लगाए के तल के लंबवत होती है। पृष्ठ के तल की किधर होती है जी, लंबवत होती है। बारिश भी हो रही है, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, क्लियर है। तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के तल की लंबवत होती है। जैसे कोई भी चीज है, बुक है, या फिर जैसे बोर्ड ही ले लो, बोर्ड क्षेत्रफल इसका एरिया निकालोगे तो ये जो भी एरिया निकलेगा डायरेक्शन बताना है, तो इसके तल की लंबवत बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है। बात समझ पाए। क्षेत्रफल कैसी राशि है, फिजिक्स में क्या पढ़ना 12th में, सदिश राशि जिसकी दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है नहीं? चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अभी थोड़ा सा मैं फील दे रहा हूँ, सारी चीजें समझाऊंगा अच्छे से, अभी सिर्फ फील दे रहा था, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए, अगर देखो क्षेत्रफल सदिश राशि है, ये तो कंफर्म हो गया, जिसकी दिशा पृष्ठ के तल की लंबवत भी होती है, अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, अगर कोई बंद पृष्ठ, समझना, लिखते रहा करो, किसी बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, समझना, जो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत तो होगी, पृष्ठ के तल की लंबवत तो हमेशा ही होती है, पृष्ठ के तल की लंबवत बाहर की तरफ होती है, याद रखना, बाहर की तरफ, तब अंदर की तरफ नहीं ले सकते, बाहर की तरफ होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, एक बंद पृष्ठ मैं आपको दिखा के बना रहा हूँ, बारिश हो रही है, आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर कोई नहीं, मैनेज करिए। यहाँ पे देखते हैं, ये एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, ये देखिए, ये आपको एक बंद पृष्ठ दिख रहा है, ये बंद पृष्ठ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर मैं इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा आपसे पूछूं, केवल इसके, जैसे ये वाले पृष्ठ के मैं क्षेत्रफल की दिशा पूछूं, आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा,
ये वाले की, अगर मैं इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पूछूं आपसे, तो याद रखिए अंदर की तरफ नहीं क्षेत्रफल की दिशा बतानी। अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसके क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत तो होगी, लेकिन बाहर की तरफ होगी। किधर होगी? मतलब इसकी दिशा ये ऊपर बाहर की तरफ होगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? इसके क्षेत्रफल वेक्टर की, एरिया वेक्टर की दिशा ये ऊपर की तरफ होगी। आप समझिए, इधर होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर की दिशा उधर होगी। अब बात करते हैं इस वाले पृष्ठ की, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ की अगर मैं बात करूं, ये वाले ये किनारे जो है, तो इसकी दिशा इधर इसके लंबवत बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ आप नहीं ले सकते। बात समझ पा रहे हो नहीं? अगर बंद पृष्ठ है तो क्षेत्रफल की दिशा होगी पृष्ठ के तल की लंबवत बाहर की तरफ होगी। जैसे मैं नीचे वाले की बात कर लूँ अगर, तो जैसे ये वाला है, ये देख लीजिए, अगर मैं नीचे वाले पृष्ठ की बात करूं तो इसकी दिशा जो होगी वो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। याद रखिए, तो सभी जितने भी पृष्ठ हैं, आप सामने वाले की बात करूं, जिसकी भी मैं बात कर लूं, जो दिशा होगी पृष्ठ के तल की लंबवत बाहर की तरफ होगी बंद पृष्ठ के लिए। कोई दिक्कत? बंद पृष्ठ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक सिलेंडर का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को। जैसे ये एक सिलेंडर हो गया, दिख रहा है आपको एक सिलेंडर, ये एक सिलेंडर हो गया। थोड़ा सा सिलेंडर अच्छे से बना देता हूँ। हाँ, सिलेंडर मतलब बेला नहीं होता, सिलेंडर अंग्रेजी में बोलते हैं। वैसे अंग्रेजी मेरी ऑक्सफोर्ड वाली है, बट डोंट वरी, चल जाएगा काम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं, ये भी एक बंद पृष्ठ है, तो इस वाले अगर पृष्ठ की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ होगी। इस वाले नीचे वाले पृष्ठ की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं ले सकते, लंबवत ही होगी। और ये वाला जो कर्ड वाला है, कर्ड सरफेस, इसका जो वक्र पृष्ठ है, तो हर एक पॉइंट का अपना एक अलग डायरेक्शन होगा, मतलब लंबवत ही होगा। यहाँ देखेंगे तो लंबवत कुछ इधर आएगा, यहाँ देखेंगे लंबवत कुछ इधर आएगा, लंबवत कुछ इधर आएगा। जहाँ का विचार कर रहे हैं तो उससे लंबवत बाहर की तरफ एक वेक्टर खींच देंगे, वही क्षेत्रफल की दिशा को बताएगा। उसके मतलब कि कुल मिला के किसी बंद पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल की दिशा होती है पृष्ठ के तल के लंबवत होगी और बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? क्षेत्रफल की दिशा क्लियर हो गई किधर होती है? हो गई। अब देखो गरज रहा है बादल, कोई नहीं, मेरी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा इसमें मैनेज कर लीजिए। रोज़ तो बारिश नहीं होगी, मेरी माइक भी जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। टाइप सी कन्वर्टर ले लेते हैं, आपका डेड आवाज़ एकदम क्लियर रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी और मज़ा आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ अभी थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स। मैंने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया। वैद्युत बल रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पे समाप्त होगी। ये सारी कहानी मैंने बताई है, बताइए कि नहीं बताई? अभी जो हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स एक्चुअली में होता क्या, उसके लिए मैं इरेज कर देता हूँ इसको, फिर उसके बाद वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। इसको नोट किए थे? चलिए अच्छी बात है, वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। अब हमारा हेडिंग शुरू हो रहा है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन नॉर्मल सी होती है, ऐसा बोला जाता है कि वैद्युत फ्लक्स, समझना, किसी जो पृष्ठ होता है उससे जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है या उससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। वैद्युत फ्लक्स जो क्या होता है, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। तो मतलब कि जो किसी पृष्ठ से जो भी बद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। जितनी ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मैं समझ रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स समझा रहा हूँ आपको, जैसे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, जैसे लिख दो किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाले, पृष्ठ से होकर गुजरने या पृष्ठ के, ऐसे पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत, याद रखना ये लंबवत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं वैद्युत बल रेखाओं को काउंट करेंगे जो पृष्ठ के लंबवत, मतलब
किसी पृष्ठबद्ध वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है, होता है। तो समझना, आपको समझना ये है, किसी भी पृष्ठ से अगर बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो समझ लीजिए कि उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उनकी संख्या का क्या होती है, ये माप होती है। जैसे मेरे कहने का मतलब समझने के लिए, थोड़ा फील लेने के लिए आप समझ लीजिए, एक मैं देखिए एक पृष्ठ ले रहा हूँ, ऐसे एक पृष्ठ ले रहा हूँ। तो जैसे एक पृष्ठ, दो पृष्ठ मैं ऐसे लेके बना रहा हूँ, एक पृष्ठ यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे लंबवत, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे इससे पास हो रही है। और एक काम करते हैं, ऐसे इंटर कर रही है, ऐसे निकल जा रही है, ऐसे इंटर कर रही है, ऐसे निकल रही है, ठीक है। ऐसे प्रवेश करी, ऐसे निकल गई, ठीक है। ऐसे प्रवेश करी, ऐसे निकल गई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि इसमें से होके देखिए वैद्युत बल रेखाएं कितनी निकल रही हैं। पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत केवल 4 वैद्युत बल रेखाएं, ऐसे इसको वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये इसका सिंबल है वैद्युत फ्लक्स का, क्या होता है, फाई ई। तो यहाँ पे देखिए 4 वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए वैद्युत फ्लक्स 4 है, मैं सिर्फ फील दे रहा हूँ। बाकी इसका फार्मूला हम दिखाएंगे आपको, एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे। और एक पृष्ठ और थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही होता है वैद्युत फ्लक्स। जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं होंगी उतना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं, पृष्ठ जितनी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी उतना ज्यादा वैद्युत फ्लक्स होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये देखो एक और निकाल दे रहा हूँ, 6 निकल रही है। यहाँ पे देखो 6 निकल रही है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा 6। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का क्या होता है, माप होता है। जहाँ से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, जहाँ से कम वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी वहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, एनी डाउट, सारी चीजें नीट एंड क्लीन है। तो अब चीजें, अब देखो समझना, वैद्युत फ्लक्स किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। एक्चुअली में वैद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसकी भी बात करने वाले हैं, ठीक। सब कुछ क्लियर रहेगा, तब तक के लिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तुरंत इसको नोट करिए। क्या कर दिए, तो एग्जाम में जो पूछेगा एग्जैक्टली उसी का आंसर देना है। जैसे वैद्युत फ्लक्स, मैं बात करूं वैद्युत फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पहले फिगर की बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये इसका एरिया जो है, जो भी है, ये पहला फिगर है। यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होके पार हो रही है, मान लीजिए ये वैद्युत बल जो पार हो रहा है, वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पे देखिए 3 रेखा भी गुजर रही है इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पे फ्लक्स कम है। यहाँ पे फ्लक्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे, मान लीजिए ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं जाता, लेकिन बस एक फील लेने के लिए वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला मैं निकालूंगा। अभी मैं अगर सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वैद्युत क्षेत्र मान लो ई रहे, अगर मैं वैद्युत क्षेत्र प्रबल कर दूं तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं पास होती हैं, यानी ज्यादा वैद्युत बल रेखा इसी क्षेत्रफल से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं पास हो सकती है। अभी क्षेत्रफल मान लीजिए इसका ए लिया है और यहाँ वैद्युत क्षेत्र ई है। मैं क्षेत्रफल अब क्या कर रहा हूँ कि ए ही रहने दे रहा हूँ, अभी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल में ए ही रहने दे रहा हूँ। बात मेरी समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र को मैं 2e कर दे रहा हूँ, ई का डबल। बात समझ पा रहे हो। तो आप बताइए, अभी जो 3 इसमें से पार हो रही थी ना, 6 पार होंगी। क्यों पार होंगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी हो जाएंगी जी, कैसी हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, डबल मैंने कर दिया। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे। अभी देखो वैद्युत फ्लक्स आप ऐसे लिखना चाहोगे, तो मतलब आप एक चीज समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, वैद्युत फ्लक्स जिसको कहते हैं फाई ई,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो फाई ई भी बढ़ जाता है। यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ेगी फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसे डिपेंड करता है, वो बढ़ता है तो ये बढ़ता है। एक्चुअली बस फील दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा दे रहा हूँ, बाकी फार्मूला क्या होता है एग्जैक्ट मैं दिखाऊंगा। तो मतलब ई पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, ई के बढ़ने से वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ता है। बस शर्त ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्षेत्रफल के लंबवत होनी चाहिए। अगर नहीं लंबवत हैं तो वहां पे थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अभी बात करेंगे उसकी। इसको नोट कर लिए, हो गया। अच्छा, इस बार हम क्षेत्रफल बदल के देखें। वैद्युत क्षेत्र को ई ही रहने देते हैं, क्या कहते हैं, इस बार क्षेत्रफल बदल देते हैं। इस बार वैद्युत क्षेत्र को यही रहने देते हैं, एरिया को डबल कर देते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बार मैं ई ही रहने दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र ई ही है तीसरे में, लेकिन एरिया जो इसका है मान लीजिए कि 2a हो गया। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र अपना, वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया अपना क्षेत्रफल। देखो अब क्या कहानी होगा, तो आप कहोगे सर जी दूर दूर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया बड़ा हो गया तो ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादातर दूर तक की वैद्युत बल रेखाओं को ये अंदर ले लेगा कि नहीं ले लेगा, और इसमें ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। तो मतलब आप कह सकते हो कि अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे, यानी अगर हम क्षेत्रफल, ऐसे लिखो समझिएगा, अगर हम क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे तब भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल ना बढ़ा के आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाओगे, प्रबल करोगे, तब भी बढ़ेगा। वो नहीं आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, चीजें क्लियर है ना। तो क्षेत्रफल बढ़ाओगी तब भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ाओगी तब भी वैद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता क्या है, एक्चुअल में वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस फार्मूले का फील दे रहा हूँ। तो आप समझिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हालांकि ई पे भी डिपेंड करता है और फाई ई जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो इसका फार्मूला निकल के आता है एक्चुअली में फाई ई बराबर ये होता है वेक्टर ई डॉट ए। वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, ये दिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। ई डॉट ए, जैसे आप ए डॉट बी पढ़ते थे, ये होता था ए बी कॉस थीटा, होता था कि नहीं होता था, वैसे ई डॉट ए होगा ई ए कॉस थीटा। क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब आप समझोगे सर ई डॉट ए कॉस थीटा होता है, चलिए ठीक है, क्यों आया कॉस थीटा, थीटा क्या है सर, किसके बीच का एंगल है, ये सारे डाउट्स मन में उठेंगे। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ई डॉट ए आया क्यों, कैसे है, वो सारी चीजें करूंगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिए हैं, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। चलिए आगे जो है कि कैसे इस फार्मूले में थीटा है, क्या है इसका डेरिवेशन, कैसे सारी चीजें हैं, कल इसकी चर्चा हम अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे इस देश की शान है, और आप जिस सरजमी पे सांस लेते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है, और आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उसका नाम 7 स्टार अकेडमी मैथमेटिक्स मोहल्ला, जो भी आपको समझना है समझिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए उत्साह उमंग के साथ।